दोस्तों, आप सब ने 2012 में हुए निर्भया हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जिसमें एक मासूम लड़की का बुरी तरीके से रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो इंसान और इंसानियत को शर्मसार करती है। आज की कहानी में एक 27 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरा हैदराबाद सहम जाता है। तो आइए इस केस को थोड़ा गहराई से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल अनोखा जुर्म पर। आज जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो केस है प्रियंका रेड्डी केस। तो चलिए केस को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर सादनगर से, जहां पर प्रियंका रेड्डी नाम की एक जानवरों की डॉक्टर रहती थी। प्रियंका रेड्डी की उम्र करीब 27 साल थी। वैसे तो प्रियंका का घर सादनगर में था, लेकिन ये अपनी ड्यूटी के लिए घर से करीब 30 किलोमीटर दूर शाम साबाद जाया करती थी। और क्योंकि हर रोज ड्यूटी पर जाने के लिए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, तो बेसिकली इन्होंने एक स्कूटी खरीदी थी और इसी से हर रोज आया जाया करती थी। यहाँ से कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। जिस रास्ते से प्रियंका हर रोज आया जाया करती थी उसके बीच में एक टोल प्लाजा पड़ता था, टुंडूपल्ली टोल प्लाजा। और क्योंकि इनके घर से क्लिनिक की दूरी बहुत ही ज्यादा थी और इतनी दूर तक बाइक चलाने में इन्हें दिक्कत आती थी, इसीलिए ये अपनी स्कूटी को टोल प्लाजा पर ही पार्क करके किसी टैक्सी या किसी कैब से चली जाती थी। सो बेसिकली यही प्रियंका का डेली रूटीन था। घर से टोल प्लाजा जाना, वहां पर गाड़ी पार्क करना और फिर टैक्सी या कैब से क्लिनिक जाना, फिर वापस घर आना। अब हर दिन की तरह 27 नवंबर 2019 का दिन आया। इस दिन भी प्रियंका घर से टोल प्लाजा के लिए निकली, वहां पर गाड़ी पार्क की और कैब से क्लिनिक चली गई। 27 नवंबर को ही प्रियंका का एक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। जिनको नहीं पता, डर्माटोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन की बीमारियों में एक्सपर्ट होता है। प्रियंका को भी किसी तरह की स्किन की बीमारी थी, इसी तरह उन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। इसीलिए अपने क्लिनिक में काम खत्म करने के बाद प्रियंका डर्माटोलॉजिस्ट को अटेंड करती है और वहां पर चेकअप कराते कराते इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। वैसे प्रियंका ने घर में पहले ही बता रखा था कि इनका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, इसलिए इन्हें घर आते आते देर हो जाएगी। तो अपने सभी काम खत्म करके प्रियंका रात के 9:18 पर टोल प्लाजा पर पहुंच जाती है। वो अपनी स्कूटी लेने के लिए पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी स्कूटी का टायर ही पंचर है। अब प्रियंका थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि एक तो रात का समय है, ऊपर से रोड भी सुनसान थी और उस रोड से ट्रक के अलावा और कोई भी गाड़ियां नहीं गुजर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रोड पर ये इकलौती लड़की थी और आसपास खड़े सभी लोग इसे घूरे जा रहे थे। प्रियंका अपनी पंचर स्कूटी के साथ एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। तभी वहां पर एक 26 साल का मोहम्मद आरिफ, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था, वो प्रियंका की मदद करने के लिए आता है। प्रियंका को ये लड़का सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए मना कर देती है। तो आरिफ वहां से चला जाता है और क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और रोड भी सुनसान थी, इसीलिए प्रियंका को डर लगने लगा था। 9:22 पर प्रियंका अपनी एक बहन को कॉल करती है और बोलती है कि उसकी स्कूटी पंचर हो चुकी है और आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं है। यहाँ पर मैं अकेली लड़की हूँ और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तब प्रियंका की बहन प्रियंका को बोलती है कि तुम अपनी स्कूटी को वहीं पर छोड़कर किसी से लिफ्ट मांगकर घर आ जाओ, हम स्कूटी को कल देख लेंगे। लेकिन प्रियंका स्कूटी को उस जगह पर छोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि ओब्वियसली आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रियंका स्कूटी को वहीं छोड़ने से मना कर देती है। पहले लड़के के वहां से जाने के बाद अब प्रियंका की मदद करने के लिए एक और लड़का वहां पर आता है। इस लड़के का नाम था जुलू सिवा। ये प्रियंका के पास आता है और मदद के लिए बात करता है। प्रियंका को जुलू सिवा थोड़ा सही लगा और उसे लगा कि ये उसकी मदद कर सकता है। प्रियंका उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है और प्रियंका उसे अपनी स्कूटी दे देती है और फिर जोलू सिवा उस स्कूटी को लेकर पंचर बनाने के लिए ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जोलू सिवा स्कूटी को लेकर वापस आता है और प्रियंका को बोलता है कि पंचर की दुकान बंद है और वो बोलता है कि यहीं से कुछ ही देर की दूरी पर एक और पंचर की दुकान है, अगर तुम चाहो तो हम स्कूटी को ट्रक में डालकर पंचर बनाने के लिए दुकान पर ले जा सकते हैं। लेकिन प्रियंका स्कूटी को ट्रक में डालने की बात सुनकर उसे मना कर देती है। मना करने के बाद जोलू सिवा भी वहां से चला जाता है। इन सभी चीजों के दौरान प्रियंका की बहन भी अभी तक कॉल पर ही थी और वो सभी सुन रही थी। प्रियंका की बहन ने 9:22 पर कॉल लगाया था और अब 9:44 हो चुके थे। अब अचानक से प्रियंका का कॉल कट जाता है। प्रियंका की बहन कुछ देर तक वेट करती है, लेकिन काफी देर तक भी उसका कॉल नहीं आता। तो कुछ ही देर बाद ये वापस उसे कॉल लगाती है, लेकिन इस बार प्रियंका का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहन को लगा कि प्रियंका का फोन स्विच ऑफ हो गया होगा और कुछ ही देर बाद वो टैक्सी से घर आ जाएगी। घर वाले ऐसे ही इंतजार करते रहे और अब धीरे धीरे
2 घंटे बीत चुके थे और प्रियंका की अब तक कोई अता पता नहीं था। अब घर वालों को फिक्र होती है और प्रियंका की बहन को ये तो पता था कि प्रियंका की बाइक टोल प्लाजा पर रखी है और हो सकता है कि वो वहीं पर होगी। अब बहन टेंशन में अपनी गाड़ी को लेकर प्रियंका को देखने के लिए टोल प्लाजा पर चली जाती है। अब क्योंकि प्रियंका टोल प्लाजा पर हर रोज एक फिक्स जगह पर अपनी स्कूटी पार्क किया करती थी, इसीलिए उसकी पार्किंग प्लेस जो थी, बहन उसकी उस पार्किंग प्लेस पर जाती है और ना ही वो वहां पर प्रियंका को पाती है और ना ही उसकी स्कूटी को। अब घर वालों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अब बहन डरते हुए भागकर नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पुलिस स्टेशन जाती है। पता नहीं कभी कभी हमारी पुलिस कभी भी ऐसा करती है जिसे देखकर सच में खून खोल उठता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल जब प्रियंका की बहन साइबराबाद पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने के लिए जाती है तो वहाँ की पुलिस इस एग्जैक्ट लोकेशन पर पूछती है जहाँ पर प्रियंका गायब हुई थी। जब प्रियंका की बहन पूरा एड्रेस बताती है और साइबराबाद की पुलिस बोलते कि हमें माफ कीजिए क्योंकि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता, आप प्लीज शामसाबाद पुलिस स्टेशन जाइए। हालांकि ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि कानून कहता है कि तुम पहले लोगों की मदद करो और फिर अपना एरिया देखो। खैर प्रियंका की बहन भागी भागी शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर सारी बातें बताती है कि कैसे प्रियंका की स्कूटी का टायर पंचर हुआ और कैसे बात करते करते उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये सब वो पुलिस को बताती है। पुलिस तुरंत अपनी टीम के साथ टोल प्लाजा पर जाती है और वहां पर प्रियंका को ढूंढती है और उधर प्रियंका की फैमिली भी बाकी रिश्तेदारों को कॉल करके प्रियंका के गायब होने की बात बताती है। सब लोग मिलकर प्रियंका को रात भर ढूंढ रहे थे लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगले दिन यानी कि 28 नवंबर 2000 की सुबह टोल प्लाजा से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है चट्टनपल्ली। यहाँ पर एक दूध वाला एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा था। तभी अचानक उसे एक जली हुई चीज दिखाई देती है। जब उसने उसके पास जाकर देखा तो उसने एक जली हुई लाश थी। इसे देखकर वो घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। अब तुरंत जल्दी से वहाँ पर शमशाबाद पुलिस आ जाती है। जब पुलिस लाश को देखती है तो पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती क्योंकि लाश बुरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस को सबूत के तौर पर लाश के पास एक जला हुआ दुपट्टा और एक गणेश जी की मूर्ति मिलती है। प्रियंका की बहन ने पुलिस स्टेशन में पहले ही प्रियंका का सारा हुलिया बता रखा था तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि लाश प्रियंका की ही है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस प्रियंका की फैमिली को वहां पर बुला लेती है। फैमिली वहां पर जाती है और लाश के आसपास मिले सारे चीजों को देखकर वो प्रियंका की पहचान कर लेती है। अब पुलिस लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ है और गला घोटने से इनकी डेथ हुई है और इनको मारने के बाद कैरोसिन ऑयल से इन्हें जला दिया गया है। अब लोगों को ये खबर पता चलती है कि किसी ने एक लड़की का रेप करके उसे जला दिया है तो लोग इस बात को सुनने के बाद वो आग बबूला हो जाते हैं और लोगों का बड़ा काफिला सड़कों पर उतर जाता है और प्रदर्शन करने लगते हैं। अब धीरे धीरे पूरा देश दोषियों को पकड़ने की मांग करने लगा। अब पुलिस को भी समझ में आ गया था कि ये केस कितना ज़्यादा बड़ा और हाई प्रोफाइल है। अब पुलिस सख्ती से जांच करना शुरू कर देती है और टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी कैमराज को खंगालना शुरू करती है। अब पुलिस को यहाँ पर एक बड़ा सबूत मिलता है। पुलिस को कैमरे में 4 ट्रक ड्राइवर्स दिखते हैं जिन्हें देखकर ही पुलिस को उन पर शक होना शुरू हो जाता है। अब पुलिस उन ट्रक के नंबर निकालती है और ट्रक के ओनर से कॉन्टेक्ट करती है और पूछती है कि 27 नवंबर को ये ट्रक किसके पास था और इसका ड्राइवर कौन था। तो ट्रक का ओनर बताता है कि 27 नवंबर को ये ट्रक मोहम्मद आरिफ के पास थी और वहीं इसका ड्राइवर था। पुलिस इसे तुरंत झपट लेती है और इसे झपटने के बाद ये तीनों और लोगों का नाम बताता है जिनका नाम था झूलू शिवा, झूला नवीन और चिंता कुंता। आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस पर कई साले सवाल उठते हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करते, लेकिन इस बार पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था क्योंकि 27 नवंबर को कांड हुआ, 28 नवंबर को बॉडी मिली और 29 नवंबर के आते आते चारों अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। अब पुलिस चारों अपराधियों को शमशाबाद पुलिस स्टेशन ले जाने का सोचती है, लेकिन क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया था कि चारों अपराधी पकड़े जा चुके हैं और अगर अपराधियों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन पर ही लोग हमला कर देंगे, इसीलिए पुलिस कोर्ट से परमिशन लेकर चारों अपराधियों को 90 किलोमीटर दूर चेरापल्ली पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहीं पर बंद कर देती है। अभी पुलिस उन अपराधियों से पूछताछ नहीं करती है बल्कि 2 दिसंबर को कोर्ट से परमिशन लेती है उन अपराधियों से पूछताछ करने की। अब पुलिस को कोर्ट से 10 दिनों की परमिशन मिलती है इन तीनों से पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस 4 दिसंबर से पूछताछ शुरू करती है।
अब ये चारों खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर एक समय आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये बताते हैं कि 26 नवंबर को ये अपने ट्रक को लेकर टोल प्लाजा पर गए थे। इन्हें अभी पता नहीं था कि ट्रक के माल को कहाँ लोड करना है, इसीलिए लोग टोल प्लाजा पर ही इंतजार कर रहे थे। और इसी दौरान 27 नवंबर को प्रियंका अपनी स्कूटी को लेकर टोल प्लाजा पर आती है और इन्हीं ट्रक के पीछे अपनी स्कूटी को पार्क करके प्रियंका टैक्सी से क्लिनिक को चली जाती है। जब इन्होंने प्रियंका को देखा तो तभी इन्होंने मन बना लिया था कि ये लोग प्रियंका के साथ कुछ गलत करेंगे। अब इन सब लोग ने मिलकर प्लान बनाते हैं और जोलू नवीन प्रियंका की स्कूटी का टायर पंचर करता है और अब ये चारों दरिंदे प्रियंका के आने का इंतजार करते रहते हैं। और इस दौरान ये चारों नशे में धुत थे और फिर 9:18 पर प्रियंका वहां पर आती है और अपनी स्कूटी का टायर पंचर देखकर घबरा जाती है। और इसी बीच वहां पर आरिफ मदद करने के लिए जाता है, लेकिन प्रियंका आरिफ की मदद के लिए मना कर देती है। फिर जोलू सिवा वहां पर जाता है और टायर पंचर होता है। वो टायर दुकान के पास ले जाता है, पर आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है। और तभी ये प्रियंका अपनी बहन को कॉल करती है और फिर 9:44 पर कॉल कट हो जाता है। और इस समय तक रोड पर ज्यादा हलचल भी नहीं थी और रोड बिल्कुल तरीके से सुनसान था। अब समय को देखकर चारों दरिंदों ने मिलकर बेचारी प्रियंका का गैंग रेप कर दिया। और हद तो तब हो गई जब प्रियंका चिल्लाने लगी। इन्होंने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा। जब इनका काम खत्म हो गया तो इन चारों ने मिलकर प्रियंका का गला घोटकर उसे मार दिया। अब इन्होंने मर्डर तो कर दिया था, अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। तो इन्होंने क्या किया कि एक लाश को कंबल में लपेटकर उसे ट्रक के पिछले वाले हिस्से में रख दिया। 2 लोग ट्रक में थे और 2 लोग स्कूटी चला रहे थे। 2 लोग ट्रक को किसी तरीके से सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जबकि वो 2 लोग जो स्कूटी पर सवार थे उनका काम ये था कि वो लोग पेट्रोल लेकर उस सुनसान जगह पर पहुंचे। जब 2 लोग स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप तक जाते हैं तो वो 2 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं और पेट्रोल पंप में काम करने वाला वर्कर पेट्रोल को बोतल में देने से मना कर देता है। तो अब ये दोनों स्कूटी को लेकर ट्रक के पीछे चले जाते हैं। इनके ट्रक में एक स्टो था, इस स्टो से केरोसिन ऑयल निकालते हैं और प्रियंका की लाश को फ्लाईओवर के नीचे केरोसिन ऑयल डालकर उसे जला देते हैं और फिर ये दरिंदे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस इनके सारी बातों को सुनकर उस जगह पर जाती है जहां इन्होंने प्रियंका की स्कूटी को छुपाया था और वहां पर पुलिस को उसकी स्कूटी मिल जाती है। वहां से स्कूटी लेने के बाद अब पुलिस चारों को लेकर उस जगह पर जाती है जहां पर इन्होंने लाश को जलाया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद ये चारों लोग वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। इन चारों में से आरिफ और चिंता कुंता पुलिस की बंदूकें छीनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और बाकी के 2 लोग जमीन से पत्थर उठाते हैं और पुलिस पर हमला करने लगते हैं और वो चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस पीछे से इन्हें काफी आवाजें लगा रही थी, अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे, लेकिन ये पुलिस की एक नहीं सुनते और ऐसे ही भागते रहते हैं। और अब पुलिस मजबूरन उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और उनका एनकाउंटर कर देती है। जब सभी लोगों को पता चलता है कि इन चारों अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर पुलिस की तारीफें करते हैं। खैर पुलिस ने इस केस को सिर्फ 10 दिनों में सोल्व कर दिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। खैर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही कह सकता हूँ, प्रियंका के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा और गलत था। उम्मीद करता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति देगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन लेते रहिए। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।